आज हम दिल्ली में हुए एक कार धमाके की कहानी पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। इसमें एक कामयाब डॉक्टर है, एक यूनिवर्सिटी है और सरहद पार से जुड़े कुछ रहस्यमयी तार भी हैं। तो आज हम सिर्फ एक बम धमाके की कहानी नहीं खंगाल रहे, बल्कि एक पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक डॉक्टर जो जाने बचाने की शपथ लेता है, वो जाने लेने वाला बन गया। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलकर देखते हैं। कहानी शुरू होती है 10 नवंबर 2025 की एक सुबह से। उस दिन दिल्ली के लाल किला इलाके में हुआ क्या था? वो एक बिल्कुल आम दिन की तरह ही था। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास रोज की तरह ही भीड़ थी, लोग आ जा रहे थे। तभी गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक हुंडई i20 कार में एक जोरदार धमाका हुआ। ओह! चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना शक्तिशाली था कि पलक झपकते ही कार आग के गोले में बदल गई। और आसपास भी नुकसान हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। इसकी चपेट में आकर आसपास खड़ी कई दूसरी गाड़ियों में भी आग लग गई और हर तरफ बस अफरा तफरी मच गई। और इसका इंसानी पहलू, नुकसान कितना बड़ा था? क्योंकि शुरू में जो खबरें आती हैं और जो असलियत होती है उसमें अक्सर फर्क होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। शुरुआती रिपोर्टों में 8 लोगों की मौत की बात सामने आई, लेकिन जैसे जैसे बचाव कार्य आगे बढ़ा, धुएं के पीछे छिपी तबाही साफ हुई और ये आंकड़ा बढ़ के 15 तक पहुंच गया। 15? जी, और 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो लोग थे जो शायद अपने काम पे जा रहे थे या घर लौट रहे थे। इस घटना की भयावहता को देखते हुए सरकार ने एक पल की भी देरी नहीं की और इसे सीधे सीधे एक आतंकवादी घटना घोषित कर दिया। अच्छा। और इस एक घोषणा ने जांच की पूरी दिशा ही बदल दी। और जब सरकार आतंकी घटना कहती है, तो इसका मतलब है कि मामला लोकल पुलिस के हाथ से निकलकर देश की सबसे बड़ी एजेंसियों के पास चला जाता है। यहीं से एनआईए की एंट्री होती है ना? बिल्कुल। मामला तुरंत राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दिया गया और एनआईए अपने साथ यूएपीए मतलब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसा सख्त कानून लेकर आती है, जो एजेंसियों को आतंकवाद से जुड़े मामलों में जांच और गिरफ्तारी की ज्यादा शक्तियां देता है। हाँ, और यूएपीए एक ऐसा कानून है जिस पर हमेशा बहस भी होती रहती है। मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो ये देखना अहम होगा कि एजेंसियां इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करती हैं, खासकर जब मामला इतना संवेदनशील हो। खैर, जांच में सबसे पहले क्या सामने आया? बम वो किस चीज से बना था? फॉरेंसिक जांच से जो शुरुआती संकेत मिले वो बताते हैं कि कार बम में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट? जी। दिलचस्प बात यह है कि ये एक ऐसा विस्फोटक है जिसे बनाना बहुत आसान है। इसे कई बार खेत का बम भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मुख्य घटक खाद यानी फर्टिलाइजर होता है और इसी वजह से ये दुनिया भर के आतंकी गुटों की पहली पसंद बनता है। लेकिन असली कहानी बम से नहीं, बल्कि उस कार से शुरू हुई जिसमें वो बम रखा था। उस कार से क्या पता चला? जब उस जली हुई कार के चैसी नंबर को ट्रेस किया गया, तो एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरी जांच को हिलाकर रख दिया। क्या नाम था? वो कार जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले एक डॉक्टर उमर नबी से जुड़ी हुई पाई गई। कुछ रिपोर्ट्स में उसका नाम उमर और नबी भी बताया गया है। एक मिनट, एक डॉक्टर? ये तो पूरी कहानी को ही पलट देता है। मैं तो किसी और ही दिशा में सोच रही थी। एक डॉक्टर का नाम आना, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये उस पारंपरिक छवि से बिल्कुल अलग है जो हम अक्सर ऐसे मामलों में सोचते हैं। यही बात जांच एजेंसियों के लिए भी सबसे बड़ी हैरानी थी। पहचान को 100% पक्का करने के लिए उन्होंने पुलवामा में उमर की मां से संपर्क किया और उनका डीएनए सैंपल लिया, ताकि कार में मिले अवशेषों से उसका मिलान किया जा सके। जी बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ और भी ज्यादा उलझ जाती है। एजेंसियों को शक है कि ये किसी एक भटके हुए डॉक्टर का काम नहीं था। इसके पीछे 7 लोगों का एक पूरा नेटवर्क हो सकता है। 7 लोग? ये तो किसी आम आतंकी हमले जैसा नहीं लगता। ये एक स्लीपर सेल की तरह लगता है। मतलब ऐसे लोगों का एक छिपा हुआ गुट जो समाज में बिल्कुल सामान्य जिंदगी जीते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनकर, और सही मौके का इंतजार करते हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, स्लीपर सेल। और जो बात इसे और भी डरावना बनाती है वो ये है कि एजेंसियों को शक है कि इस नेटवर्क में उमर नबी के अलावा और भी डॉक्टर शामिल हो सकते हैं। और भी डॉक्टर्स? हाँ, ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक धारणाओं पर भी एक हमला है। हम अक्सर आतंकवाद को गरीबी या शिक्षा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जब पढ़े लिखे पेशेवर इसमें शामिल होते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी प्रेरणा कुछ और ही है। तो क्या इस नेटवर्क के तार सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित थे या कहीं और भी फैल रहे थे? इसके तार दिल्ली के पास फरीदाबाद तक पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद? जी। जांच की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़ रही है
और ये कनेक्शन इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि कुछ समय पहले ही फरीदाबाद में एक दूसरे मामले में भारी मात्रा में विस्फोटक और बम बनाने का सामान बरामद हुआ था। ओह अच्छा, तो अब एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या उस बरामदगी और इस दिल्ली धमाके के बीच कोई सीधा संबंध था? बिल्कुल, मतलब हो सकता है कि ये एक ही बड़ी योजना के अलग-अलग हिस्से हों। और इसी जांच के तहत उमर नबी के घर पर भी कार्रवाई हुई है ना? हाँ, सुरक्षा एजेंसियों ने एक बहुत कड़ा और प्रतीकात्मक कदम उठाया। उन्होंने पुलवामा में उमर नबी के घर को गिरा दिया। घर गिरा दिया? जी, घर गिरा देना ये सिर्फ एक कार्यवाही नहीं है, ये एक संदेश भी है। एक तरफ जहां एजेंसियां इस नेटवर्क को जड़ से तोड़ने का संदेश दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कदम उस परिवार और समाज पर कैसा असर डालता होगा, ये भी सोचने वाली बात है। ये सब देखकर तो यही लगता है कि ये कोई स्थानीय गुट नहीं हो सकता। इतनी प्लानिंग, अलग अलग शहरों में फैले लोग, विस्फोटक, इसके पीछे किसी बाहरी ताकत का हाथ होने का भी शक होगा। शक से कहीं ज्यादा है। जांच में एक विदेशी हैंडलर का जिक्र बार बार आ रहा है, जिसका कोडनेम या नाम उकासा बताया जा रहा है। उकासा? जी, एजेंसियों का मानना है कि यही उकासा नाम का व्यक्ति इस लोकल स्लीपर सेल और सीमा पार बैठे बड़े आतंकी आकाओं के बीच की कड़ी था। इसी ने शायद इन्हें निर्देश दिए और हो सकता है कि पैसा भी मुहैया कराया हो, और इसी वजह से जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के साथ इसके संबंधों की भी गहराई से जांच हो रही है। एजेंसियों के पास इतने सारे सुराग हैं, डॉक्टर का नाम, यूनिवर्सिटी का कनेक्शन, एक विदेशी हैंडलर, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही गिरफ्तारी की खबर है, वो भी एक मददगार की। क्या ये हैरान करने वाला नहीं है? क्या इससे ये पता चलता है कि ये नेटवर्क हमारी सोच से ज्यादा गहरा और छिपा हुआ है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। अब तक कश्मीर के रहने वाले आमिर राशिद अली नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए का कहना है कि आमिर ने हमले में इस्तेमाल हुई कार को खरीदने और बाकी लॉजिस्टिक्स, मतलब सामान और छिपने की जगह मुहैया कराने में मदद की थी। तो वो इस पहेली का अहम हिस्सा है, लेकिन मास्टरमाइंड नहीं। बिल्कुल। इसके अलावा उमर नबी से जुड़ी एक और गाड़ी भी जब्त की गई है। एजेंसियों को उम्मीद है कि उस गाड़ी से नेटवर्क के बाकी लोगों तक पहुंचने के सुराग मिलेंगे। लेकिन आपकी बात सही है, सिर्फ एक गिरफ्तारी का होना यह दिखाता है कि इस सेल के बाकी सदस्य कितने शातिर हैं और कितनी अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। जाहिर है, राजधानी दिल्ली के दिल में इतना बड़ा हमला होने के बाद सरकार और प्रशासन पर भारी दबाव होगा। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? प्रतिक्रिया बहुत तेजी से आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन असल चुनौती शहर के भरोसे को वापस लौटाने की थी। धमाके के तुरंत बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। खासकर मेट्रो स्टेशन, सरकारी इमारतों और बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन इसका असर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं था। मतलब ये कि लाल किला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये भारत की आज़ादी और संप्रभुता का प्रतीक है। हर साल प्रधानमंत्री वहीं से देश को संबोधित करते हैं। उसके इतने करीब हमला करना सीधे सीधे देश की आत्मा पर हमला करने जैसा है। हमारे सूत्र बताते हैं कि उस शाम के बाद दिल्ली की हवा में एक अजीब सी खामोशी और डर घुल गया था। ये हमला पिछले एक दशक में दिल्ली का सबसे गंभीर आतंकी हमला माना जा रहा है, और ये डर लोगों के चेहरों पर साफ दिख रहा था। और आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? सोशल मीडिया पर तो हर तरह की बातें चल रही होंगी। बिल्कुल। एक तरफ तो स्वाभाविक रूप से लोगों में गुस्सा, चिंता और डर का माहौल था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर रेडिट जैसे मंचों पर एक समझदारी भरी बहस भी देखने को मिली। कई लोग शांति बनाए रखने और जांच एजेंसियों पर भरोसा रखने की अपील कर रहे थे। उनका कहना था कि ऐसे समय में अफवाहें फैलाना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन इसी बीच एक और परेशान करने वाली चीज सामने आई। वो क्या? कथित हमलावर यानी डॉक्टर उमर का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वो शहादत ऑपरेशन की बात कर रहा है और इसे एक आत्मघाती हमला बता रहा है। ओह, अगर ये वीडियो असली है तो ये जांच की दिशा को और पुख्ता कर देता है और हमले के पीछे की कट्टरपंथी विचारधारा को भी साफ कर देता है। बिल्कुल। तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ होती है। ये सिर्फ एक कार धमाका नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसके पीछे एक स्लीपर सेल था जिसमें डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग शामिल थे, और इसके तार कश्मीर से लेके फरीदाबाद तक और फिर सीमा पार उकासा नाम के हैंडलर तक जुड़े थे। बिल्कुल। और अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं, जो इस केस की आगे की दिशा तय करेंगे। जैसे, क्या ये वाकई एक आत्मघाती हमला था? वीडियो और हालात इसी ओर इशारा करते हैं, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट से ही अंतिम पुष्टि होगी। इस नेटवर्क में असल में कितने लोग थे और उनकी आगे की योजना क्या थी?
क्या ये हमला किसी बड़ी सीरीज का पहला हिस्सा था? और शायद सबसे बड़ा सवाल, इस सब के लिए पैसा और विस्फोटक कहाँ से आया? सही पकड़ा आपने। फंडिंग और सप्लाई चेन को तोड़े बिना ऐसे नेटवर्क को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। यह घटना सिर्फ एक शहर पर हुए हमले की कहानी नहीं है। यह हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि आज के दौर में आतंक का नेटवर्क कितना जटिल और अदृश्य हो सकता है। ये उस पुरानी धारणा को तोड़ता है कि आतंकी सिर्फ अशिक्षित या गुमराह युवा होते हैं। जब डॉक्टर जैसे पेशेवर, जिन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिया जाता है, ऐसे नेटवर्क का हिस्सा पाए जाते हैं, तो ये ज्यादा गहरे सवाल खड़े करता है। आपने बिल्कुल सही कहा। यह समझना जरूरी है कि आज के दौर का कट्टरपंथ एक वायरस की तरह है। ये नहीं देखता कि शरीर मजबूत है या कमजोर, पढ़ा लिखा है या अनपढ़। अगर किसी की वैचारिक इम्यूनिटी, मतलब सोचने समझने की शक्ति कमजोर है, तो ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। और इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए ये वायरस पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और चुपचाप फैल रहा है। ये एजेंसियों के लिए भी एक नई चुनौती है कि वे ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें जो समाज में एक सामान्य सफल जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक विचारधारा से जुड़े होते हैं। और हम आज की इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि समाज के भीतर ऐसी कौन सी दरारें हैं, ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठाकर ऐसे नेटवर्क पनपते हैं और डॉक्टर उमर नबी जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों का काम नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक समाज के तौर पर सोचने का विषय है।